हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे उसे हम डिस्कस करेंगे और वन बाई वन करके उसे प्रूफ ही करते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो न्यूटन साहब ने प्रथम नियम दिया था वह क्या दिया था, तो उन्होंने बताया था जो गति के प्रथम नियम है वह क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है, यानी जिस भी अवस्था में हो, या तो विरामावस्था में होगा वो वस्तु या तो गतिशील अवस्था में होगा, तो उसी अवस्था में रहेगी। जो वस्तु है वह तो विरामावस्था में रहेगी या तो गतिशील अवस्था में रहेगी, और वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। क्या बताया था न्यूटन साहब ने? न्यूटन साहब ने बताया था, और वो प्रथम नियम दिए थे गति के, बोले थे यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जैसे मान लीजिए उन्होंने बताया कि कोई बाल आप ले लेते हैं और वह ए पॉइंट पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि कोई बाल यहाँ से कोई लड़का फेंक दिया, ये कोई बाल है और ये बाल कोई लड़का फेंक दिया, ये बाल रुकेगा ही नहीं। यानी जब फेंक दिया, उसे गत्या अवस्था में कर दिया, तो यह बाल रुकेगा ही नहीं जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कोई भी गेंद होता है, कोई भी वस्तु होती है, आप उसे फेंक देते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो वस्तु क्या होती है, ऑटोमेटिक धीरे 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 चलते चलते रुक जाती है। तो क्यों होता है? आप लोगों को वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा। लेकिन आप लोग सोचिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। गुरुत्वीय बल होता है या गुरुत्वीय त्वरण के कारण, जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, यह जो होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं, और इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल जो होता है, वह इस गेंद को रोकने का कारण बनता है। इसलिए न्यूटन के गति के जो प्रथम नियम है यह यहाँ पर काम करता है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या होता, वह वस्तु जब तक चलता रहता तब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य फोर्स लगा करके उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती। या विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहता, तब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसे गति करने के लिए कोशिश नहीं की जाती। गति का जो दूसरा संकेत न्यूटन साहब ने दिया वह क्या दिया, उन्होंने बताया किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल समानुपातिक होता है। यानी किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। अब आप लोग कैसे समझेंगे इसे? तो जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास कोई दो पिंड है, कोई पिंड ए है और कोई पिंड बी है। इन दोनों पिंड के जो द्रव्यमान है वो हम सेम ले लेते हैं। क्या है? स्मॉल एम। इन दोनों पिंड के मास को स्मॉल एम मान लेते हैं, और प्रथम पिंड जो है उसका वेग स्मॉल यू और दूसरे पिंड का वेग स्मॉल वी मान लेते हैं। अब क्या होगा, संवेग बराबर जानते हैं सभी लोग, जो संवेग का फार्मूला होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। तो जो ये पिंड है उसका संवेग P1 मान लेंगे, और द्रव्यमान उसका स्मॉल v है और वेग u है, तो P1 इक्वल टू यम यू हो जाएगा। और दूसरे पिंड B का संवेग P2 इक्वल टू यम इंटू भी हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, तो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, अब परिवर्तन की दर बटे T हो जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होगा वह P2 माइनस P1 अपान T निकल कर आ गया। अब इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, जो गति का द्वितीय नियम है उसे? तो बताया था उन्होंने
कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। तो बल के समानुपाती यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू संवेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू का यदि साइन हटाते हैं तो हमने पहले ही के यहाँ पर लगा दिया, कांस्टेंट वैल्यू होगा कोई एक, जो के का मान होगा वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के संवेग में परिवर्तन की दर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है P2 माइनस P1 अपान टी, इसे रख देंगे P2 माइनस P1 अपान टी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो एफ इक्वल टू के और P2 का वैल्यू निकला है एम भी और P1 का वैल्यू निकला है एम यू, इन दोनों का वैल्यू हम रख देंगे को एम भी माइनस एम यू अपान टी हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो एफ इक्वल टू के, यम दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और आगे हो जाएगा भी माइनस यू और इतने का बटे टी। अब आगे देखिए क्या होगा, हम सभी लोग जानते हैं जो त्वरण होता है क्या होता है, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन v माइनस यू बटे टी हो जाएगा। तो v माइनस यू बटे टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा f इक्वल टू के एम v माइनस यू अपन टी और इतने की जगह क्या लिख देंगे, स्मॉल a लिख देंगे जो त्वरण को डिनोट करेगा। तो f इक्वल टू के एम इंटू ए। एकांक समय के लिए मान लीजिए आप, यदि यम द्रव्यमान 1 किलोग्राम लिया जाए और उसमें जो उत्पन्न त्वरण है वह कांस्टेंट होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो के का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से एफ इक्वल टू एम इंटू ए जो होगा यह हमें क्या मिलेगा, गति के द्वितीय नियम से फोर्स जो है, बल जो है, इसका हमें क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया। एफ इक्वल टू एम इंटू ए, या किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उसमें जो त्वरण है कांस्टेंट, इसका गुणनफल जो होता है वह क्या होता है, फोर्स को डिनोट करेगा या फोर्स को प्रदर्शित करता है। अब जो गति का तीसरा नियम है इसमें न्यूटन साहब ने क्या बताया था, तो न्यूटन साहब ने बताया कि जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है वह दूसरी वस्तु पर भी, यानी कोई पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगा वह दूसरी वस्तु भी उस पहली वस्तु पर उतना प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाएगी, न्यूटन साहब ने बताया था। तो यहाँ पर बोला है जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल यानी कुछ समय के लिए ही इस बल के परिमाण से पहले वाले बल के बराबर किंतु दिशा में विपरीत होती है। यानी आप जितना फोर्स दूसरी वस्तु पर लगाएंगे और दूसरी वस्तु भी तात्क्षणिक बल यानी कुछ ही समय के लिए पहली वस्तु पर भी उतना ही बल लगाएगी, यानी बल की जो मात्रा होगा वह बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है, जो गति का तृतीय नियम है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह गति के 3 नियम जो थे कैसे लगे आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।